Hello students, myself Praveen Kumar Gupta और मेरे साथ है नीरज अग्रवाल सर. Today we are here to discuss and analyze JEE Advanced 2020 पेपर. इस बार पेपर के पैटर्न और मार्किंग स्कीम में काफी बदलाव किए गए हैं जिसे डिटेल से नीरज सर आपको समझाएंगे. थैंक यू पीजी सर फॉर दिस एनर्जेटिक इंट्रोडक्शन. काफ़ी एनर्जेटिक है पीजी सर हमारे. तो इस हर साल की तरह इस साल भी जेई ने पैटर्न और मार्किंग स्कीम में काफ़ी बदलाव किए गए. बच्चों को काफ़ी सरप्राइज किया बदलाव करके. तो उन्हीं बदलाव के बारे में अपन डिटेल से समझते हैं. तो जैसा कि अपन जानते हैं कि जेई में पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर्स पूछे गए थे. अपन डिस्कस करते हैं पेपर 1 के बारे में. तो पेपर 1 में 3 पोर्शंस में पेपर 1 पूछा गया था. पहले पोर्शन में सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस आए थे. सेकंड पोर्शन में मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस और थर्ड पोर्शन में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे. हर पोर्शंस में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे. अगर अपन बात करते हैं सिंगल करेक्ट की तो प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था. -1 उसकी नेगेटिव मार्किंग थी. मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस में मार्किंग पार्शियल मार्किंग थी. पार्शियल मार्किंग 4 3 2 1 0 -2 इस प्रकार से पार्शियल मार्किंग रखी गई. सर मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा. कई बच्चे सोच रहे होंगे कि नीरज सर पेपर पैटर्न डिस्कस क्यों करवा रहे हैं. तो बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है. एग्जाम में जाता है, पेपर सामने आया और वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देता है बिना ये जाने हुए कि उसमें मार्किंग स्कीम क्या है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, वो न्यूमेरिकल टाइप है या इंटीजर टाइप है. आजकल जेईई एडवांस ने ये एक नया सिस्टम और शुरू कर दिया है. न्यूमेरिकल टाइप अलग पूछता है, इंटीजर टाइप अलग पूछता है. दोनों का मीनिंग भी अलग बनता है, दोनों की मार्किंग स्कीम भी अलग है. तो पेपर का पैटर्न और मार्किंग स्कीम का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा. नीरज सर प्लीज. सही कहा पीजी सर ने. जनरली बच्चे क्या करते हैं कि पेपर लिया और सीधा उसको सोल्व करने बैठ जाते हैं, जबकि इसका मार्किंग स्कीम का रोल बहुत ज़्यादा होता है कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पर गलत आंसर देने पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. तो इस तरह का हमें पता होना बेहद ज़रूरी है. तो अगर अपन बात करते हैं मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस की तो इसमें पार्शियल मार्किंग रखी गई थी कि अगर हमारा पूरा आंसर सही है तो +4 मार्किंग. अगर चारों ऑप्शन सही हैं और हमने 3 ऑप्शंस का सही जवाब दिया है तो +3 मार्किंग. अगर 3 या 3 से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं और हमने 2 ऑप्शंस का सही जवाब दिया है तो +2. अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं और 1 ऑप्शन का सही जवाब दिया है तो +1. और अगर हमने अटेम्प्ट नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही मिलेगा, है ना. और अगर इसके अलावा कोई भी केस है तो -2 मार्किंग रखी गई थी. मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने इसमें कोई भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया तो आपको सीधा सीधा -2 मिलेगा. उसमें आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है. अगर आपने 2 सही लगा दिया और 1 गलत लगा दिया तो भी आपके पास -2. गलत के किसी भी केस में आपको -2 ही मिलने वाला है. फिर न्यूमेरिकल टाइप. इसमें बेटा इस बार जेई में 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक तो इंटीजर टाइप और एक न्यूमेरिकल टाइप. तो जनरली बच्चों को इसमें भी डाउट था कि इंटीजर टाइप और न्यूमेरिकल टाइप क्या है. तो इंटीजर टाइप में बेटा 0 to 9 तक सिंगल डिजिट में आंसर देना था हमें, एक इंटीजर में आंसर देना था. और न्यूमेरिकल टाइप में हम अप टू 2 डेसिमल तक आंसर दे सकते थे, जिसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और सही आंसर पर +4 मार्किंग थी. तो 16 क्वेश्चंस के 18 मार्क्स का सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन था, 24 मार्क्स का मल्टीपल करेक्ट टाइप था और 24 मार्क्स का ही न्यूमेरिकल टाइप था. तो टोटल आपके पास 66 मार्क्स का पेपर था मैथ्स का पेपर 1. तो अब पेपर 2 के लिए मैं पीजी सर को बुलाना चाहूंगा कि पेपर 2 के बारे में वो आपको डिटेल से बताएंगे किस तरह का पैटर्न रहा होगा. थैंक यू नीरज सर. पेपर 2 बेटा जी, बिग चेंजेस. पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज. पहले भी हमें इस बात का अंदेशा था, डाउट था कि यहाँ बड़ा चेंज होने वाला है. तो जैसा कि पहले पेपर से पहले मैं और पीजी सर डिस्कस कर रहे थे कि हर बार आईआईटी के पैटर्न में पिछले 2-3 सालों से कोई चेंज नहीं आया. हर साल कॉलम मैच आया रहा है, लेकिन इस बार देखो कॉलम मैच गायब मिला. बिल्कुल गायब है बेटा. कॉलम मैचिंग, एक सिंगल क्वेश्चन कॉलम मैचिंग भी नहीं आया. हम बहुत प्रैक्टिस करते थे कॉलम मैचिंग में, लेकिन एक भी क्वेश्चन वहां पर नहीं है. और इन्होंने इनडायरेक्टली हमसे इंटीजर टाइप ही क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं. देखो बेटा जी, इंटीजर टाइप और न्यूमेरिकल टाइप, मैं तो दोनों को एक ही कैटेगरी में रखूंगा. इवन ज्यादा टफ कर दिया इनको, तो अपन सब्जेक्टिव बोले तो ज्यादा बेटर है बेटा, क्योंकि यहां पर तो आप डेसिमल के मतलब 2 डेसिमल तक आपको जाना हो रहा है बेटा जी. ठीक है ना. तो पेपर इस वजह से थोड़ा हम बोल सकते हैं कि टफ हो गया, क्योंकि ऑप्शंस हमारे सामने नहीं है. ऑप्शंस आप देखिए, 6 क्वेश्चन इंटीजर टाइप है और 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप, मतलब 12 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जहां पर हमारे पास ऑप्शंस नहीं है. हमें बिल्कुल ब्लाइंड खेलना है. इसलिए मैं ये कहूंगा पेपर को और टफ किया गया यहाँ पर
इंटीजर टाइप में नेगेटिव मार्किंग करके, जबकि न्यूमेरिकल टाइप में इन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं रही। यहाँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन था बच्चों के लिए, अदरवाइज पैटर्न मल्टीपल करेक्ट, वही मार्किंग स्कीम, वही 6 क्वेश्चंस। नीरज सर क्या कहना चाहेंगे पेपर 2 के बारे में? पेपर 2 के बारे में सर यही कहना चाहूंगा मैं कि हर साल मुझे लगता है कि आईआईटी दोबारा से सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहा है। देख सकते हैं पेपर 2 में 12 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप है, पेपर 1 में भी 6 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप है, तो टोटल 50% क्वेश्चंस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आईआईटी को हमेशा से पसंद रहा है बेटा जी सब्जेक्टिव टाइप। बहुत पहले अगर 2006 से पहले की बात करें तो वहां पर बहुत एक जो मेंस का पेपर होता था, जिसको आप एडवांस बोलते हो, को मेंस बोला जाता था, और उसमें सब्जेक्टिव पेपर ही हुआ करता था। तो धीरे धीरे आईआईटी उसी पैटर्न की ओर बढ़ रहा है, और हो सकता है कि अगले साल भी हम कुछ सरप्राइजिंगली, मतलब हमें आईआईटी फिर से कुछ जोरदार तरीके से सरप्राइज करे। तो मुझे लगता है कि सर बच्चों को हर तरह के पैटर्न के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। बिल्कुल सही। कॉलम मैच, पैसेज टाइप, हो सकता है कि आने वाले में पैसेज का भी कुछ रूप बदल दिया जाए, पैसेज भी आ जाए, तो बच्चों को हर तरह के पैटर्न की तैयारी। अच्छा, पीसीपी इस चीज में पहले से ही तैयार है। पीसीपी की जो भी शीट्स और मॉड्यूल्स हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में आपको सब्जेक्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने वहां पर रखे हुए हैं, ताकि बच्चा हर पैटर्न के लिए तैयार है। तो हम पहले ही 2 स्टेप आगे सोच के चल रहे हैं बेटा जी। अब पोर्शन वाइज अपन थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो देखो बेटा जी, जो सबसे बड़ा जो आपको चेंज नजर आ रहा होगा वो ये है बेटा जी, कोऑर्डिनेट एंड ट्रिग्नोमेट्री, जहां किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को देखें, हम मानते हैं कि हर साल वहां से क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन इतना कम पहली बार देखने को मिल रहा है कि सिर्फ खाता खुला है बेटा जी, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, और वो भी एसओटी से। आप सोच के देखिए, रेशियो, आइडेंटिटी, इक्वेशन और आईटीएफ तीनों से कोई क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ एक क्वेश्चन, और वो भी एसओटी से। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि ट्रिग्नोमेट्री से सिर्फ एक क्वेश्चन, और अगर परसेंटेज वाइज देखो तो बड़ा बहुत ही कम है, 3%। अच्छा, उससे बड़ा अगर यहां पर सरप्राइजिंग एलिमेंट है तो वो है हमारे लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 11th का एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, बड़ा पोर्शन है 11th क्लास का। वहां से सिर्फ 3 क्वेश्चन, एक पेपर 1 में और एक पेपर 2 में, टोटल 8%। नीरज सर, जहां तक सर मुझे याद है कि लास्ट ईयर सिर्फ सर्कल से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे आईआईटी एडवांस में, और इस साल कोऑर्डिनेट में टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए। यानी प्रिडिक्शन लगाना बिल्कुल मुश्किल है। कोई बच्चा कहता है कि मैं मेरी कोऑर्डिनेट बहुत अच्छी है, मैं इसको फोड़ के आऊंगा, तो क्या फोड़ के आएंगे? 3 ही क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है। और इसमें भी नीरज सर जो 2 क्वेश्चन है वो इलिप्स एंड हाइपरबोला से, जहां से अपन उम्मीद नहीं करते हैं। स्ट्रेट लाइन और सर्कल अपने आप में बड़े टॉपिक है, पैराबोला, ये बड़े टॉपिक है पैराबोला से। और मतलब अगर स्ट्रेट लाइन देखा जाए तो सर एक भी क्वेश्चन नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मतलब ये सबसे बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है सभी लोगों के लिए कि कोऑर्डिनेट बहुत कम पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा कम। और इसके बाद अगर हम बात करें वेक्टर एंड 3D, एज यूजुअल 4 क्वेश्चन। हाँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना तो होगा, क्यों नहीं सर? एज यूजुअल इतने ही आते हैं, जनरली 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन। नीरज सर अब उनके अलजेब्रा के बारे में बताएंगे, हमारे एक्सपर्ट है अलजेब्रा के नीरज सर। अलजेब्रा में बेटा एज यूजुअल जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उतने ही क्वेश्चंस इस बार भी पूछा गया। अलजेब्रा में हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ है, और अच्छे क्वेश्चंस थे। बस इस बार फायदा ये हुआ कि अलजेब्रा में जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल पहले से कुछ कम था, तो बच्चों को ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। कुछ क्वेश्चंस लेंथी जरूर थे, कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन, बाकी ओवरऑल अच्छा था अलजेब्रा। एक और नई चीज देखने को मिली सर अलजेब्रा में, जो पीएनसी है उससे प्रॉब्लम्स ज्यादा थी। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस अच्छे आए थे, लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के थे। और लेवल उनका लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो लास्ट ईयर में पीएनसी से जो क्वेश्चंस आते थे सर, वो मैट्रिक्स में घुमा फिरा के आते थे, तो काफी लेंथी आते थे। जनरली लोगों का कंसेप्ट यही था कि भाई पीएनसी और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन अपने से होंगे ही नहीं, चाहे कितना भी प्रैक्टिस। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, प्रॉब्लम थोड़ा इजी था। हाँ, मतलब अपने बात करें कि जो भी अपने नोट्स में अपन जो क्वेश्चंस कराते थे ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस आए हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आए थे। यहाँ जो गिरावट हुई है वो हाइक आपको यहाँ नजर आएगा कैलकुलस में 42%। हम मानते हैं कैलकुलस पे काफी क्वेश्चन आता है कैलकुलस पे, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही है। 15 क्वेश्चंस 42%, और यहाँ की गिरावट का सीधा एडवांटेज कैलकुलस ले गया। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं कैलकुलस से, 15 प्रॉब्लम्स, मैं कहूंगा बहुत बड़ा पोर्शन है। स्कोरिंग हर बार ज्यादा आता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स पूछी गई है। तो ये था
लेकिन बेटा यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा हाँ सर, बिल्कुल सर। कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में एक ही क्वेश्चन है, तो बच्चे जनरली ये ना सोचें कि भाई ट्रिग्नोमेट्री से तो एक ही क्वेश्चन आया है तो नेक्स्ट ईयर अपन छोड़ देते हैं या फिर ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर जो पोर्शन है वो मुझे लगता है कि ये कैलकुलस ने कवर कर लिया। बिल्कुल सर, लिमिट के कुछ क्वेश्चंस थे जहां पर सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज था, बिल्कुल। एक्चुअल में वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की तरह ही आप देख सकते हो उन क्वेश्चंस को भी। लिमिट्स और फंक्शंस के क्वेश्चन में काफी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही थी, यूं नहीं कह सकते कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यस, मैक्सिमा मिनिमा का भी एक प्रॉब्लम बना हुआ था, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा का, जहां भी प्योरली ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा था। हाँ, तो कैलकुलस में उसने ट्रिग्नोमेट्री लगाकर इसको कवर कर लिया, कवर किया है। बस यहाँ का जो ड्रॉप है वो यहाँ पर हाइक की तरह नजर आया। तो ये था पोर्शन वाइज पेपर का एनालिसिस। अब आगे बढ़ेंगे और नीरज सर अब आपको ये बताएंगे कि 11th के पोर्शन से कितने क्वेश्चंस थे, 12th के पोर्शन से कितने क्वेश्चंस थे, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो प्लीज नीरज सर। थैंक यू सर। प्लीज सर। अब हम देखते हैं कि 11th से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और 12th के पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो जैसा कि अपन देख सकते हैं कि 11th से टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए और 12th से टोटल 24 क्वेश्चंस पूछे गए। जनरली जेई में 11th और 12th से 40 और 60 का रेशियो रहता है, लेकिन इस बार इसमें हल्का सा चेंज किया गया। 11th से टोटल 33% और 12th से टोटल 66% क्वेश्चंस पूछे गए और इसका डिफरेंस अपन आसानी से देख सकते हैं। क्यों पीजी सर? हाँ नीरज सर, मुझे लगता है कि ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की वजह से ही जनरेट हुआ है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बहुत कम आए, इस वजह से यहाँ पर 12 क्वेश्चंस रह गए और वहां पर 24 क्वेश्चंस। यही एक मेजर कारण रहा है इस चीज का। बिल्कुल, कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चंस कम आए और अगर वो 2 से 3 क्वेश्चंस अपन ऐड कर दे तो वो 40% वाला रेशियो, 40-60 वाला रेशियो आपका मेंटेन हो जाएगा। बिल्कुल। फिर अगर अपन लेवल की बात करते हैं तो बेटा जैसा कि अपन लास्ट ईयर की अगर बात करते हैं तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से 3-4 क्वेश्चन बड़े लेंथी और खतरनाक से क्वेश्चन आए थे। ऐसा लगता है जैसे कि ये मतलब किसी से दुश्मनी निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो बड़े गंदे क्वेश्चंस थे। लेकिन इस बार मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से बड़े आसान क्वेश्चंस आए थे, लेंथी जरूर थे लेकिन कंसेप्ट आसान था। तो अगर अपन लेवल वाइज बात करते हैं तो इजी लेवल के 2 क्वेश्चंस थे पेपर 1 में, 11 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे और 5 क्वेश्चंस टफ लेवल के थे। इसी प्रकार पेपर 2 में भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर अपन बात करते हैं तो ओवरऑल ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चंस जो हैं वो इजी या मॉडरेट लेवल के थे। तो जो भी एवरेज स्टूडेंट है वो मतलब आसानी से 40 to 50% नंबर 40 to 50% स्कोर कर सकता है जेई में इजीली सर। बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पर कि जो इजी और मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा है, और अगर ऐसा है तो फिर आप बहुत आराम से एक अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ्स के अंदर। आप अगर ढंग से देखें तो पेपर 2 में सर 6 प्रॉब्लम्स आप इजी कैटेगरी में रख रहे हैं, और सीरियसली वो इतना इजी था, 2 से 3 लाइन में उनका सोल्यूशन हो रहा है। खासतौर से कैलकुलस के जो प्रॉब्लम थे वो बहुत इजी थे। यहाँ पर मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस काफी है, टफ लेवल अगर हम 2-4 क्वेश्चन छोड़ भी दें यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल अगर इस पेपर के बारे में कहा जाए तो यही कहेंगे कि ये एक मॉडरेट लेवल पेपर था मैथ्स का, जहां पर एक अच्छा स्कोर किया जा सकता, अच्छा चांस था बच्चों के पास स्कोर करने का। बिल्कुल, फंक्शन में कुछ क्वेश्चंस बड़े स्टैंडर्ड और आसान क्वेश्चन थे, और इसी प्रकार पीएनसी से हर बार इतने गंदे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस बार पीएनसी और प्रोबेबिलिटी से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा सा लेंथी जरूर था, वो कुछ तो जेई में होगा। एडवांस का पेपर है सर, कुछ तो पेपर है तो लेवल मेंटेन रखना ही पड़ेगा पेपर का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बेटा, अब अगली बात करें। देखो पेपर हो चुका है, आंसर की भी आ गई है, आपने मार्क्स भी जोड़ लिए हैं, और अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, जो सबसे बड़ी लड़ाई है, वो इस बात की है कि सर मेरी रैंक क्या है, कि मेरे इतने मार्क्स है, मेरी रैंक क्या होगी। तो बिल्कुल भी डरने की और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ है नीरज अग्रवाल सर, जो आपका ये कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। नीरज सर प्लीज। बिल्कुल सर, थैंक यू। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, कितने नंबर्स में कितनी रैंक आने वाली है, वो सब अपने दिमाग में चल रहा होगा। तो अपन बात करते हैं बेटा कि अगर हम देखें 2018 और 2019 में जेई ने 35% कट ऑफ रखी थी। जैसा कि अपन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें भी जेई ने लिखा हुआ है कि 35% कट ऑफ रहेगी, लेकिन इसमें हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है। 2018 और 19 में पेपर का लेवल अच्छा था इस साल के कंपैरिजन में, तो जेई ने अपनी कट ऑफ डाउन कर दी थी और कट ऑफ अप्रोक्सीमेट उसने कम करके 29% रख दी थी। नीरज सर मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो प्लीज बच्चों को बताइए सर कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल सर, जनरली हर साल जेई 10 से 12,000 स्टूडेंट्स को जेई क्वालिफाइड
के लिए रखती है ना। क्वालिफाइड का मतलब बेटा सीट अलॉटमेंट नहीं है, कितने बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए लगभग 10 से 12,000 बच्चे हर साल आईआईटी सिलेक्ट करता है। तो इसमें पेपर्स का लेवल अच्छा था, तो 35% के अकॉर्डिंग 10 से 12,000 बच्चे उस क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहे थे। तो इस वजह से आईआईटी को अपनी कट ऑफ डाउन करनी पड़ी। तो इस साल भी जो पेपर का लेवल है, तो अगर अपन ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी बात करते हैं तो पेपर थोड़ा सा लेंदी भी था और थोड़ा सा टफ भी था। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इस साल भी कट ऑफ कम करनी पड़ेगी। और इस साल हमारे जैसा कि मेरा और पीजी सर का डिस्कशन हुआ था, जो भी लेवल का एनालिसिस चला था, उसके अकॉर्डिंग हमारे अनुसार इस बार भी जेई की कट ऑफ लगभग इतनी ही जाने वाली है, अप्रोक्सीमेट 27% के अराउंड। तो इतने में अपने को जेई का कॉलेज मिल अलॉट हो सकता है। फिर अपन बात करते हैं कि अपन ने नंबर्स तो अपने जोड़ चुके हैं, आंसर की जारी हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे कितने नंबर्स बन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या रैंक होगी, वो सब अभी बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा। बिल्कुल, बड़ा कंफ्यूजन है सर, वो बड़ा कंफ्यूजन है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि दो मेन रैंक लेते हैं अपन, 5,000 और 10,000, है ना, इन्हीं को बेस बनाकर बताते हैं। तो हमारे अनुसार 130 से 140 नंबर्स में 10,000 के करीब और 170 से 180 नंबर में 5,000 रैंक आ जाएगी। क्यों पीजी सर? बिल्कुल सर। तो ये 30 से 40 नंबर का बड़ा डिफरेंस होता है, इसमें लगभग 4 से 5,000 बच्चे आ जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, और अगर अपन कट ऑफ की बात करें जनरल की, तो 105 से 106 नंबर कट ऑफ रह सकती है। यानी ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें अपन जेई के लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और पीजी सर आप बताइए बच्चों को। हाँ तो बेटा ये था पूरा मंथन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने सब कुछ निचोड़ के यहाँ पर रख दिया है बेटा जी, हर चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। हर तरह की बातें आपको यहाँ पर समझाई गई है और आगे भी हम वापस आएंगे रिजल्ट के बाद, जब आपको काउंसलिंग के लिए मदद चाहिए होगी कि सर इस रैंक पर कौन सा कॉलेज कैसे क्या मिल सकता है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है, तो हम दोनों लोग फिर से आपके लिए जरूर हाजिर होंगे। थैंक यू। तो उम्मीद है बेटा कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली तुम्हारे कुछ डाउट्स जेई के रेस्पेक्ट में जो तुम्हारे थे वो कुछ दूर हुए होंगे। थैंक यू।